कौन है? क्या प्रश्न आ रहा है दिमाग में, बताओ। हाँ हाँ। नहीं, शिक्षा और शैक्षणिक योग्यता में तो अंतर है। शैक्षणिक योग्यता किसी के पास क्या है, वह सदैव शिक्षित हो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग पढ़ लिख कर आतंकवादी नहीं बनते। शिक्षा का मतलब होता है समाज के प्रति संवेदनशीलता। अगर कोई व्यक्ति शिक्षित है, इसका अर्थ है कि वो समाज के प्रति संवेदनशील है। अब वो शैक्षणिक रूप से कितना योग्यता रखता है वो मायने नहीं रखता कि वेदर ही इज अ पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी और डीलेट और 10th पास और ग्रेजुएट, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम अगर निरक्षर भी हैं और हम समाज के प्रति संवेदनशील हैं या समाज को समझते हैं तो कहा जाएगा कि हम शिक्षित हैं। इसलिए शिक्षा समाज की संवेदनशीलता के लिए ज़्यादा आवश्यक है, न कि अपने विकास के लिए केवल। वो तो उसका एक पैरामीटर है कि हमें कैसे पता चलेगा कि शिक्षित हो गया या, वो तो एक पैरामीटर है जिसके आधार पर हम मेजर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी शैक्षणिक योग्यता बढ़ेगी वैसे वैसे माना जाएगा कि उसकी शिक्षा का स्तर बेहतर हो रहा है, तो उसकी समझ बेहतर होगी, तो समाज को समझने की या उसके प्रति संवेदनशीलता की समझ बेहतर होगी, तो वह उसका एक मानक है। लेकिन यह अनिवार्य नहीं है कि उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वाला व्यक्ति सदैव समाज के प्रति संवेदनशील हो, यह आवश्यक नहीं है। ये हो गया ना, संवेदनशीलता अपने आप में नैतिकता है, दूसरों को समझना जिसको कहते हैं समानुभूति, एम्पैथी, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन वो तय कर पाना मुश्किल होगा ना, किसको है किसको नहीं है। तो अगर हमने कोई मानक तय कर दिया है कि ऐसी योग्यता अगर रहेगी तो यह अपेक्षा है कि उसके पास यह समझ होनी चाहिए, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अपेक्षित जरूर है, तो उसका मानक तो कोई ना कोई मानक तो रखना पड़ेगा, कोई ना कोई मानक तो रखना पड़ेगा। तो बहुत इधर उधर वो नहीं समझ पाते हैं कि ये इसका मेंटलिटी क्या है, क्या काम करेगा आगे जाकर। बिल्कुल समझते हैं। तो वही लोग हैं। नहीं, बिल्कुल समझते हैं। समझना तो बहुत आसान है, 5 मिनट काफ़ी है, 10 मिनट। समस्या क्या है कि सीट तो खाली रहेगी नहीं ना, जो हमारे पास लॉट अवेलेबल है उसी में से चुनना है। तो जो बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट होगा वही चुना जाएगा। अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में चुनाव करने की कोशिश करेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो हर व्यक्ति की पढ़ाई वैसी है नहीं, हर व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश वैसा है नहीं। इसलिए उच्च गुणवत्ता जिसको कहते हैं कि प्रशासक की गुणवत्ता सभी होनी चाहिए, वह सदैव सब में हो यह अनिवार्य नहीं है। तो हमें ऐसे जो हमारे पास 100, 20, 50 हजार जो भी बच्चे आ रहे हैं उनमें से जो बेस्ट पॉसिबल होगा का चुनाव होगा। अब वो समाज के लिए कितना लाभकारी होगा ये तो बाद की बात है। नहीं, तरीका गलत नहीं है, क्योंकि परिवेश वैसा होगा नहीं ना कि हर आदमी इस रूप में शिक्षित हो। नहीं, वो तो अपवाद स्वरूप होगा, क्योंकि उसको विषय की समझ नहीं होगी। समाज के प्रति संवेदनशील जरूर होगा वह, लेकिन उसको विषय की समझ नहीं होगी ना। उसके लिए बहुत दिक्कत का काम होगा गवर्न करना या एडमिनिस्टर करना या मैनेज करना। उसके लिए जो तकनीकी चीज़ें हैं उनकी समझ का होना अनिवार्य है, तभी वो काम कर सकता है। समाज को समझना अलग की बात है, लेकिन किसी नीति को लागू करना, नीति को क्रियान्वित करना, ये जब तक कि विषय विशिष्ट समझ नहीं होगी तब तक वो नहीं होगा। वो नई शिक्षा नीति कर रही है कि हमको विषय के दायरे से बाहर कर रही है, विषय के दायरे से बाहर कर रही है। तो अगर हम कोई
केस स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सारे विषय एक साथ जुड़ जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को, अगर वो फिजिक्स का ही छात्र है लेकिन अगर समाज में कुछ चीज़ देखेगा साइंस का, तो उसको सोशियोलॉजी भी समझ में आएगी, हिस्ट्री भी समझ में आएगी। अब धीरे धीरे वो चीज़ हो रही है, इसीलिए तो पुनर्संरचना की ज़रूरत है। दिस इज द रीज़न। है ना, बिल्कुल है। ठीक है, इसको लिखना था ना हम लोगों को। टॉपिक क्या था? शिक्षा की, भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना। तो एक टर्म इसमें ऐसे लिखें, वास्तविक शिक्षा। तो एक स्ट्रक्चर बनाया जाए, फ्लो चार्ट, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन है। सबसे पहला अवलोकन होगा, इसके बाद लर्निंग, सीखना। ठीक है, लर्निंग के बाद क्या होगा? नॉलेज, ज्ञान के बाद है वैचारिकता है यह। इसके बाद क्या होगा? क्रिएटिविटी आएगी। हाँ? सृजनात्मकता। इसके बाद इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता है, वो भी होगा। इसमें जोड़ दें वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर, चारित्रिक मूल्य। यह बन गया ट्रू एजुकेशन। यही है ना, फ्लो चार्ट है ना, बिल्कुल है। ऑब्जर्वेशन तो इससे ही शुरुआत हो रही है, तो साइंटिफिक टेम्पर भी है ये। ठीक है, अब इंटेलिजेंस तो हो गया कि बुद्धिमत्ता है, वह हमारा गुण है। इंटेलेक्ट हो गया कि हम अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, बेहतर उपयोग। इंटेलिजेंस का उपयोग कर दिया तो इंटेलेक्ट हो गया। द पर्सन हु यूजेस हिज इंटेलिजेंस इज एन इंटेलेक्चुअल, है ना। इसमें आगे लिखना है कि, वाक्य में लिखना है कि वास्तविक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, वास्तविक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष अवलोकन है।
गहन अवलोकन ही, गहन अवलोकन ही किसी व्यक्ति में सीखने के कौशल का विकास करता है। किसी व्यक्ति में सीखने के कौशल का विकास करता है। कौशल, लर्निंग स्किल्स। ठीक है, यही ज्ञान का मूल आधार भी है। यही ज्ञान का मूल आधार भी है। अधिकांशतः ज्ञान को शक्ति कहा गया है। अधिकांशतः ज्ञान को शक्ति कहा गया है। इसी कारण नेल्सन मंडेला ने कहा है, नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे या जिसका उपयोग वैश्विक परिवर्तनों के लिए किया जा सकता है। वैश्विक परिवर्तनों के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर मार्टिन लूथर किंग ने शिक्षा के महत्व की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और उसके चारित्रिक मूल्यों का योग शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इस आधार पर ही शिक्षा किसी व्यक्ति में संवेदनशीलता, समानुभूति, दया और करुणा जैसे मूल्यों का समानुभूति, दया और करुणा जैसे मूल्यों का समावेश कराती है। ठीक है, या व्यक्ति में
सृजनात्मकता विकसित कर, व्यक्ति में सृजनात्मकता विकसित कर उसकी समझ के आधार का विस्तार करती है। उसकी समझ के आधार का विस्तार करती है। आधार का विस्तार करती है। ऐसी समझ से ही व्यक्ति और समाज के ऐसी समझ से ही व्यक्ति और समाज के संबंधों को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। सुदृढ़ बनाया जा सकता है। यह भी पारा चेंज करके, यह भी विदित है, यह भी विदित है कि शिक्षा की समग्रता मतलब बहुत व्यापक, शिक्षा की समग्रता होनी चाहिए और उसे विषयों की सीमा में बांधा नहीं जाना चाहिए। और उसे विषयों की सीमा में बांधा नहीं जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में शिक्षा तभी प्रभावकारी हो सकेगी जब शिक्षा तभी प्रभावकारी हो सकेगी जब उसके सैद्धांतिक और व्यावहारिक अवयवों को एक साथ जोड़ा जाए। इसी पृष्ठभूमि में भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना के मुद्दे पर विचार किया जाना तर्कसंगत होगा। के मुद्दे पर विचार किया जाना तर्कसंगत होगा। के मुद्दे पर विचार किया जाना तर्कसंगत होगा। पारा करके लिखना है। प्राचीन काल से ही भारत में शिक्षा के महत्व की पहचान की गई थी। शिक्षा के महत्व की पहचान की गई थी और वैदिक प्रणाली के तहत छात्रों को शिक्षित करने का कार्य किया जाता था। वैदिक प्रणाली के तहत छात्रों को शिक्षित करने का या बनाने का कार्य किया जाता था। हाँ,
बोलो। तो फिर सिलेबस नहीं देना चाहिए, सिलेबस में भी को शिक्षा को दिया जाए। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सिलेबस नहीं देंगे तब तो फिर अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा ना कि जब तक कि विषय की समझ नहीं होगी हम उसका व्यवहारिक उपयोग नहीं कर सकते। तो जब विषय की समझ बनानी है तो विषय का विस्तार तो समझना पड़ेगा, कहाँ से शुरू होता है कहाँ समाप्त होता है। तो वो एक एक पक्ष है शिक्षा का। जब हमने विषय पढ़ लिया, मान लिया इतिहास पढ़ लिया या भूगोल पढ़ लिया या फिजिक्स पढ़ लिया या केमिस्ट्री पढ़ लिया, तो उसका एक्सटेंट तो ठीक है। अब शिक्षा का वास्तविक महत्व यह होगा कि क्या हमने जिस विषय की जानकारी रखी है वह विषय मुझे क्रिएटिव बना रही है या नहीं, उसका प्रयोग मैं समाज के विकास में कर रहा हूँ या नहीं, यह देखा जाएगा। वहाँ पर उस विषय की जानकारी का महत्व है। तो छात्र को यह बताया जाना चाहिए आरंभ से ही, स्कूल के लेवल से ही, कि जो विषय आप पढ़ रहे हैं उस विषय का व्यवहार में उपयोग ऐसे ऐसे किया जा सकता है। और तब उसको यह छूट मिलनी चाहिए कि वह अगर समाज में प्रवेश करता है तो वह अपनी शिक्षा का प्रयोग समाज में करे उसी तरीके से जैसा उसको व्यवहारिक पक्ष बताया गया है। अभी हमने एक वाक्य लिखा है कि शिक्षा का सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष जुड़ा होना चाहिए। और क्या पूछा? जैसे आप नहीं चाहिए सर, हर क्लास में व्यवस्थित कोडिंग इसीलिए बांधा जाता है कि पहले विषय की जानकारी हो जाए, उसके बाद उसका व्यवहारिक पक्ष दिखलाया जाएगा। गलती वहाँ होती है कि अगर हमने शिक्षा को केवल सिलेबस तक सीमित कर दिया और उसके व्यवहारिक पक्ष पर बात नहीं की है, तब वह समस्या का कारण बनेगी। तो स्कूल के लेवल से ही यह बताया जाना चाहिए, बल्कि स्कूल का लेवल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्कूल के लेवल पर ही यह बताया जाना चाहिए कि जो विषय कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, तो उसका व्यवहारिक उपयोग कैसे करेगा। सिलेबस बांध रहा है, लेवल पे जा रहा है तो सिलेबस को वही तो, इसलिए तो विषय हमारा है ना कि भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनर्संरचना होनी चाहिए। अभी जो शिक्षा पद्धति है वह छात्र को व्यवहारिक नहीं बनाती। उसको यह जानकारी नहीं है कि उसने अगर प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रखा है और उसमें उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, तो प्राचीन भारत के इतिहास को आज कहाँ यूज़ करेगा वह। जैसे अभी जो वाक्य हमने लिखा कि वैदिक शिक्षा जब दी जाती थी उसका उपयोग आज हम कहाँ कर सकते हैं। तो वेदों का उपयोग तो आज करते नहीं हैं। इसका अर्थ है कि हमें वेद पढ़ाना नहीं है किसी को, लेकिन वेदों में जो बात कही गई है या जो जीवन शैली की बात है उस शिक्षा का महत्व देखा जाएगा आज। इसलिए पुनर्संरचना की ज़रूरत आ गई है कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत सीमित दायरे में किसी को शिक्षित कर रही है जिसका उपयोग वह कर नहीं पा रहा। और इसकी एक वजह यह भी है कि हमने ऐसी शिक्षा दे रखी है जो उस व्यक्ति की समझ विकसित नहीं कर पा रही कि अगर मान लिया कहा कि भारत में विकास का कार्य या भारत में आर्थिक विकास कैसे हो रहा है, उसकी बात समझ आ रही है या नहीं, तो सामान्य रूप से हम उसके आंकड़े या उसके तथ्य तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें आर्थिक विकास की समझ जो होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही। ये समस्या है शिक्षा पद्धति की, इसलिए शिक्षा की पुनर्संरचना की आवश्यकता है भारत में। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है कि बच्चा कोई भी होगा, कोई भी छात्र होगा, वो स्कूल लेवल पर हो या कॉलेज के यूनिवर्सिटी के लेवल पर हो, उसकी अपनी क्षमता है मानसिक। तो हम उसको उसकी क्षमता बढ़ाने के पहले उसको एक न्यूनतम जानकारी तो देंगे विषय की,
तो हमने सिलेबस में बांध दिया उसको। अब उसके बाद जब उसकी क्षमता बढ़ गई तब उसको यह सुझाव दिया जाएगा कि अब आप उसका उपयोग कहाँ कर सकते हैं। यह भी एक कारण है सिलेबस में बांधने का, लेकिन उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। हाँ हाँ हाँ, अगर एमए कर लिया है तो यह मान लिया जाएगा कि अब उसकी क्षमता है कि वह विषय को समझ सकता है और उसका व्यवहारिक उपयोग कर सकता है। ठीक है, आ गया समझ में? सर ये कोटेशन कौन सा? वास्तविक संसार में हम देखते हैं कि कर्म न किया जाए तो हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कहाँ से ढूंढा स्लोगन ये? वेतन गुड, लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। क्या लिखा है लास्ट वाक्य? वैदिक शिक्षा का मूल उद्देश्य, वैदिक शिक्षा का मूल उद्देश्य किसी छात्र में ऐसी क्षमता का विकास करना था, ऐसी क्षमता का विकास करना था जिससे वह जिससे वह अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझने के साथ साथ, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को समझने के साथ साथ स्वयं को उसमें स्वयं को उसमें समायोजित करने, एडजस्ट, समायोजित करने का मतलब एडजस्ट कर, समायोजित करने। कैसे लिखा है वाक्य, पढ़ो जरा। करने करने में सफल हो सके, करने में सफल हो सके। इसी संदर्भ में कई प्राचीन भारतीय विद्वानों कई प्राचीन भारतीय विद्वानों जैसे चरक और सुश्रुत, चरक और सुश्रुत, आर्यभट्ट, सुश्रुत, सुश्रुत संहिता भी तो है ना, है? हाँ हाँ, चरक भी, चरक संहिता भी, चरक और सुश्रुत, आर्यभट्ट, चाणक्य, पतंजलि आदि के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को देखा जा सकता है, के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान को देखा जा सकता है। जैसे चिकित्सा विज्ञान, खगोल विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि।
करते हैं ना, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। में लिखना है, इस परंपरा से यह स्पष्ट है, इस परंपरा से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में भारत की शिक्षा पद्धति, प्राचीन काल में भारत की शिक्षा पद्धति व्यक्ति के चहुमुखी विकास, व्यक्ति के चहुमुखी विकास और उसकी मानसिक क्षमता, मानसिक क्षमता बढ़ाने के प्रति कटिबद्ध रही थी। पारा करके लिखना है, कमिटेड, कमिटेड, प्रतिबद्ध या कटिबद्ध जो कहें, कमिटेड। पारा करके, भारत में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला, भारत में आधुनिक शिक्षा की आधारशिला ब्रिटिश शासनकाल में रखी गई। अठारह सौ 1830 के दशक में ब्रिटिश शिक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर सर्वाधिक बल दिया गया था और सर्वाधिक बल दिया गया था और भारत में भी उसे प्रयोग में लाने के लिए दबाव दिया गया था। भारत में भी उसे प्रयोग में लाने के लिए दबाव दिया गया था। यह एक पारा चेंज करके, यह एक वास्तविकता है कि भाषा व्यक्ति को उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़े रखने का कार्य करती है। भाषा व्यक्ति को उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से जोड़े रखने का कार्य करती है। जिसके आधार पर उसके विभिन्न कार्यों को वास्तविक अर्थ प्राप्त होता है। वास्तविक अर्थ और उद्देश्य कर दीजिए, वास्तविक अर्थ और उद्देश्य प्राप्त होते हैं। इस दृष्टि से भारत में बलपूर्वक अंग्रेजी भाषा के
व्यापक प्रयोग से, बलपूर्वक अंग्रेजी भाषा के व्यापक प्रयोग से स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक विरासतों पर आघात हुआ। स्थानीय लोगों की सांस्कृतिक विरासतों पर आघात हुआ। इसी कारण रामकृष्ण गोखले, राजा राममोहन रॉय, महात्मा गांधी, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे महापुरुषों ने विदेशी शिक्षा के स्थान पर भारत की स्वदेशी शिक्षा पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए। सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास किए। इसकी एक बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें महिला शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। इस दौरान भारत में शिक्षा को राष्ट्रवाद, वंचित वर्गों के कल्याण और समाज के उत्थान के संदर्भ में एक उपकरण की भांति प्रयोग में लाए जाने के प्रयास किए जा रहे थे। ठीक है, तो कल लिखवाऊंगा। आज तो थोड़ा लेट हो गया है ना, कुछ तो ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो इसको कल कंटिन्यू करके इसको ख़त्म करेंगे, है ना। कितना शब्द लिखा होगा? 250-300 है? लिखो, करके देखो, प्रेस अलग से करके देखो, बाकी तो मैं लिखवाऊंगा ही, है ना। और उसके बाद दूसरा टॉपिक पिकअप पर, इसमें वास्तविक शिक्षा करने की जरूरत नहीं, इसी से कवर हो जाएगा। है? चरित्र मूल्यों का एकीकृत रूप है। उसके व्यवहार से देखा जाएगा उसके मूल्य कैसे। जो भी लिखा, दया करुणा है नहीं है, सिंपैथी है नहीं है, सहानुभूति, सिंपैथी क्या करता है, उससे मतलब नहीं, बस तो उसका व्यक्तिगत व्यवहार है, उससे मतलब नहीं। अगर उसके उस व्यवहार से समाज को कोई नुकसान नहीं हो रहा हो,
तो उसके चरित्र पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। व्यक्तिवाद उसका सबसे बड़ा कारण है। शिक्षा का बाजारीकरण कर दिया ना हमने, शिक्षा का बाजारीकरण हो गया है तो व्यक्तिवादी हो गई। तो शिक्षा हमारे लिए आजीविका का साधन भले हो सकती है, का वाणिज्यीकरण नहीं होना चाहिए। वाणिज्यीकरण करेंगे तो उससे मुनाफा कमाने की मानसिकता विकसित हो जाएगी, और मुनाफा कमाने की मानसिकता से हम छात्रों का अहित करेंगे। तो शिक्षा हमारा व्यवसाय हो सकती है, वाणिज्य का कारक नहीं हो सकती। राइट? तो मेरी आजीविका का साधन हो सकती है, लेकिन आजीविका के साधन का अर्थ यह नहीं है कि मैं मुनाफा कमाने की मंशा से छात्रों के साथ ईमानदार व्यवहार नहीं करूं शिक्षा के स्तर पर। और चूंकि बाजारीकरण हो गया है, इसलिए बाजार में तो व्यक्तिवाद या उपभोक्तावाद बहुत तेजी से फैलता है। तो हम मटेरियलिस्टिक हो गए कि हाउ एजुकेशन कैन गिव मी प्रॉफिट। तो एजुकेशन हैज डेवलप्ड एज एन इंडस्ट्री, एक तरीके से उद्योग बना दिया हमने। और शिक्षा को हमने मूल्य आधारित नहीं करके शिक्षा को एक प्रोडक्ट बना दिया। इट हैज़ टू बी सोल्ड। तो उसको हमने बाजार के साथ जोड़कर उसको एक प्रोडक्ट का रूप दे दिया है। तो प्रोडक्ट तो पैकेजिंग पर काम करेगा। अगर पैकेजिंग बहुत अच्छी है तो प्रोडक्ट विल बी सोल्ड और उससे हमारा मुनाफा होगा। अब प्रोडक्ट से लाभ उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड बिकॉज आई हैव कमर्शलाइज द एजुकेशन। ये समस्या हो गई है। पहले जो होता था शिक्षा का अर्थ वो यह होता था कि शिक्षा समाज को कैसे परिवर्तन ला सकती है समाज में, इस पर जो लोग हुआ करते थे वो विचार ज़्यादा करते थे। और उसका कारण यह था कि उनके अवलोकन की शक्ति बहुत अधिक थी। अगर कबीर ने जो भी दोहे लिखे हैं वो केवल ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है उसमें, वो केवल ऑब्जर्वेशन पर है। अगर हम ऐसा कहें तो उनसे ज़्यादा क्लिष्ट भाषा में लिखने वाले कवि हुए उनके बाद, लेकिन बहुत सरल भाषा में, आम लोगों की भाषा में, स्थानिक भाषा जिसको कहते हैं, स्थानिक भाषा में कबीर ने जो बात कह दी है वो केवल अवलोकन पर आधारित है। तो उनका ऑब्जर्वेशन इतना ताकतवर था कि समाज पर नज़र, उनकी कविताओं से या उनके दोहों से हम समाज को समझ सकते हैं बहुत आसानी से, और आज भी उसका उपयोग कर सकते हैं। आज भी उस समय के समाज को तो समझ ही सकते हैं। उस दोहे से आज के समाज की भी समझ विकसित हो सकती है। आज भी बहुत सारी चीजें वैसी हैं जो विद्यमान हैं, ठीक है ना। इसलिए ऐसी स्थिति हो गई है। उसका एक फैक्टर शिक्षा का वाणिज्यीकरण है, जिसने शिक्षा को एक उत्पाद बना दिया है और हम उससे मुनाफा अर्जित करने की कोशिश करते हैं। तो शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से विचलित हो गई है, इसलिए उसको वापस अपने ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है। अगर शिक्षा मूल्य आधारित नहीं होगी तो शिक्षित व्यक्ति ज़्यादा नुकसान कर सकता है समाज का, समाज के लिए बहुत हानिकारक होगा। ठीक है, बिल्कुल है ना। हम कहाँ अवलोकन करते हैं? हमने अवलोकन तो करने की क्षमता ही समाप्त कर ली है। अपने से नहीं देखते ना हम उसको, हम तो सामने जो चीज़ है उसको पढ़ लिया हमने अपनी दृष्टि को तो ओपन नहीं रखा ना कि मुझे कौन सी चीज़ कहाँ दिख रही है। तो अवलोकन कम होगा, ये जो पूरा फ्लो चार्ट यही डिस्टर्ब हो गया।
तो अपने आप हो जाएगा कम, क्योंकि मुझे उसका महत्व दिखेगा, व्यक्ति अधिक सृजनात्मक होगा। पूरा फ्लो चार्ट तो वहीं से शुरुआत हो रही है, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के बेस पर हम काम कर सकते हैं। बहुत उसके एक एक अवयव को देखा जाना चाहिए जो हमें दिख सकता है। अंदर की बात तो नहीं दिखेगी, उसकी आंतरिक संरचना तो नहीं दिखेगी, लेकिन जो चीज़ हमें छोटी भी लगती है उस पर भी हमारी दृष्टि जानी चाहिए और उसका महत्व समझ में आना चाहिए कि अगर ऐसा है तो यहाँ क्यों ऐसे रखा गया। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तभी तो पता चलेगा कि पहले की कौन सी चीज़ हानिकारक हो सकती है अभी और कौन सी चीज़ लाभकारी हो सकती है। जैसे पहले की शिक्षा मौखिक होती थी वैदिक काल में, स्टिल पीपल यूज टू लर्न, तो लर्निंग एबिलिटी बहुत थी ना उनकी। आज हमें लिखित चाहिए हर चीज, तो भी हमें याद नहीं रहता। पहले जो गुरुकुल में पढ़ाई होती थी वो क्या होती थी? इट वॉज बेसिकली लेक्चर बेस्ड, प्रैक्टिकल। तो जो बताया गुरु ने उसको छात्र को कहा गया कि गो एंड ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट। तो उसकी जो समझ है और जो सामने दिख रहा है, दोनों का तालमेल है या नहीं, दोनों में कोई अंतर विरोध तो नहीं है, ये उसकी अपनी समझ विकसित हो रही है। तो उसको अंतर विरोध की समझ हो गई, उसको तारतम्यता की समझ हो गई, उस छात्र की अपनी क्षमता धीरे धीरे विकसित हो गई। यह पहले का दौर था जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते थे। अब तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज ऑब्जर्वेशन नहीं रहा हमारा। हम अपने आप को भी ऑब्जर्व नहीं करते, इसलिए वो समस्या हो गई है शिक्षा पद्धति। तो शिक्षा को जब तक कि हम छात्र को उस सीमा से बाहर नहीं करेंगे, तब तक हम उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने जो विषय पढ़ा उसका लाभ क्या हो सकता है मुझे या समाज को। अगर यही पता चले कि मुझे क्या लाभ हो सकता है, दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग, तभी तो समाज का लाभ करेगा वह। तो हम ऑब्जर्व करते भी तो उसका मुनाफा कमाना उद्देश्य है हमारा। एजुकेशन वी हैव इज हैज टर्न टू बी एन इंडस्ट्री, राइट। कल लिखवाता हूँ इसको फिर। थैंक यू।